वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन मॉनिटर। अध्याय 1 रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे और वे पीएचडी थे। उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे और दोनों ही अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उसमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की संपत्ति मिली और दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी चमत्कारी इरादे के पक्के तथा प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पे बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो या फिर उसकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी सवाल होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी विचार को सीधा सीधा मान लेने या न मानने पर मैं विचार करता था, उनकी तुलना किया करता था और फिर मैं खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही कैरियर शुरू कर रहे थे, दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के ही विचार तथा नजरिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे की मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है तथा दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो दोनों ही डैडियों की अलग अलग सलाहों से मुझे दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की ही बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों ही एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खास कर पैसे के मामले में। मैं काफी लंबे समय तक यह सोचा करता कि उनमें से किसने क्या कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से इसके बारे में सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर दूसरे डैडी के बारे में इसी तरह के सवाल पूछा करता था। काश मैं ये बोल सकता कि हाँ, वे बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर उनकी बातों को सीधे ठुकरा सकता था। बुढ़े को यह भी नहीं पता कि वह क्या बोल रहा है। क्योंकि दोनों ही मेरे लिए प्यारे थे, इसलिए मुझे दोनों के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई थी, इसलिए मुझे आगे चलकर बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो मेरे लिए यह इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो जाते हैं और मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने मम्मी पापा से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है। वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उनकी मानसिकता और उनका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब तब उसने सीखा था जब एक छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधित निपुणता पर।
इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स और डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी के लिए पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। और मजे की बात तो यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिनके पास आर्थिक तथा चिकित्सकीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी जरूरतों के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकार पर डिपेंड होते हैं। क्या होगा जब मेडिकेयर तथा सोशल सिक्योरिटी का पैसा खत्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या फिर गरीब होंगे। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी भी व्यक्ति के विचार उसके जीवन पर कितना जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी की यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इस शब्द के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। पहली बात नकारात्मक है और दूसरी बात प्रश्नवाचक। पहले में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। मेरे जल्दी ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम यह कहते हैं कि मैं यह नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब मैं कहता हूँ मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि आपका दिल जिस चीज पर आ जाए उसे खरीद ही लो। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं उसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमाता जाता हूँ। उनका मानना था कि मैं यह नहीं खरीद सकता, यह कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने यह देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे, परंतु दूसरे डैडी अपने दिमाग के लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते गए, जबकि दूसरे डैडी बहुत गरीब होते चले गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है और दूसरा व्यक्ति खा पीकर अपने सोफे पे पड़ा रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की ज्यादा कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों के विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीब को ज्यादा फायदा हो सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं तथा उन लोगों को सजा नहीं देता जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी यह सिखाते थे कि तुम मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ कि मुझे बाल बच्चों को पालना है। दूसरे डैडी कहते हैं कि मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर खाना खाते समय पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी खाते वक्त पैसे तथा बिजनेस के बारे में बात करने से सख्त मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे की सवाल हो वहां पर सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, जबकि दूसरे का कहना था कि खतरा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक का कहना था कि हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश है और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का कहना था मेरा घर मेरा दायित्व है। अगर आपका घर आपकी सबसे बड़ी
संपत्ति है तो आप सबसे ज्यादा गलत है। दोनों ही डैडी अपने बिल समय से चुकाते थे, परंतु उसमें से एक अपने बिल को समय से पहले चुकाता था जबकि दूसरा समय के बाद। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी तथा सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपके जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, बीमारी की छुट्टी, मेडिकल लाभ, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के लिए चिंतित रहते थे। वे अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारी को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहा करते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसके बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहा करते थे जबकि दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश किया करते थे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे डैडी ने सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे कि नौकरियां दी जा सकें। 2 प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव हो रहा है। दरअसल मैंने पाया कि लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझा करते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी खुद को हमेशा अमीर कहते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन के झटके पर थे, के कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन देते थे, गरीब होना और पैसा न होने में फर्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी है जबकि गरीब स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसे में रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचार की ताकत को कभी भी मापा न जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा न जा सके, फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दोनों डैडी होने के कारण ही मैंने बचपन में ही इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी या फिर अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या फिर अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जा सकता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने फैसला कर लिया था कि
पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की सुनूंगा और उनकी ही सुनूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपनी गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि उनकी मुझे बहुत सारी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जो चुना नहीं गया। पीले जंगल में दो राहें बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पंक्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूंगा, आज से सदियों बाद शायद। एक जंगल में दो राहें बढ़ती थी और मैंने कम चली राह को चुना, और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधित शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल तक नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो वे मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत यह है कि वित्तीय शिक्षा और पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, तो आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां कभी वे यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे, और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 वर्ष की उम्र तक, मुझे 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने मेरे लिए इन्हें आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी तथा आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस पूरे एपिसोड के देखने के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हमारे चैनल को देखते रहें।